ओके। तो टॉपिक जो हम लोगों को आज है पढ़ना, पिछले क्लास के बाद आज वाले क्लास में, वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसमें आपको आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन पेपर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। यदि आप थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर की बात करते भी हैं तो उस पर क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं पूछे जाने वाले, उस पर न्यूमेरिकल्स नहीं, उस पर कॉन्सेप्चुअल नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ भी हेडिंग देने से पहले कुछ भी हेडिंग देने से पहले बात समझो, मजाक मत उड़ाओ। चलो बात समझो कि हम लोग कुछ ऐसी बात लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। लिखा मैंने लेट अस कंसिडर अ hypothetical reaction of the type, किस टाइप का रिएक्शन है ये? कोई रिएक्टेंट ए है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट। कुछ भी हेडिंग देने से पहले, टॉपिक का नाम लिखने से पहले मैं इसके बारे में सारी बात डिस्कस कर देना चाहता हूँ, ताकि जब तक हेडिंग आए तब तक आप ये समझ जाए कि किया क्या है और बात क्या है। एक और ख़ास बात सुनो, लिख दिया है कि लेट अस कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप ए एरो मार्क प्रोडक्ट। यदि रिएक्शन का टाइप बदल गया ना, ए प्लस बी एरो मार्क सी प्लस डी, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये रिजल्ट। यदि ए प्लस बी एरो मार्क प्रोडक्ट ऐसा हो जाए, ये जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये बात दिमाग में बांध लो कि ए मतलब एक अकेला रिएक्टेंट LHS में और उसके वजह से कुछ प्रोडक्ट RHS में, यदि इस टाइप का रिएक्शन होगा तभी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। ओके, चलिए एक बार आप लोग आवाज़ दे दीजिए प्लीज़। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस सर। बहुत बहुत अच्छा। सुनो आगे, सुनो। इसके बाद लिखा सच दैट, कि आप निकल पड़े बच्चों इसका रेट पता करने। अब रेट को आप कंप्लीट रेट लिख दो या कैपिटल R से दिखा दो या स्मॉल r से दिखा दो, जैसे दिखाना है रेट को आप रिप्रेजेंट कर दो। और ये आपको कुछ ऐसा मिलता है, रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A टू द पावर 0। याद रखना ये पावर 0 है, इसको कंसेंट्रेशन ऑफ A नॉट मत पढ़ देना, ये कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कंप्लीट कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0 है बच्चों। और एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो वाला अप्लाई होगा ही होगा। तो ये बोलना क्या चाहता है, ये इशारा क्या करना चाहता है वो सुन लो। जो भी बात होगी शुरू के 5-7 मिनट्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद छोटा सा कैलकुलेशन, रिजल्ट आपके पास, इससे रिलेटेड 1-2 इम्पॉर्टेंट बातें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और जो ये पढ़ोगे बिल्कुल ऐसा ही फिर जीरो ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग। फिलहाल बात समझना, ये कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0 यदि ऐसा लिखा है तो केमिस्ट्री में इस टर्म का मीनिंग समझना, इस चैप्टर में इस टर्म का मीनिंग समझना। ये कहना चाहता है हमें कि ये जो भी रिएक्शन है, इस टाइप के जितने रिएक्शन है उनमें से आपने एक रिएक्शन चुना और उसकी खासियत ये है, उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसका जब रेट निकालते हैं तो उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने जब रिएक्शन शुरू किया तो A का कंसंट्रेशन क्या था।
मतलब रिएक्टेंट ए इतना सारा लिया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर, रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन कमरा भर के ले लिया तो भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन वही है। यदि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इतना सा लिया है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन वही है आर। मतलब अल्टीमेटली हम लोग कहना चाहते हैं नौसिन कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब लॉजिकली आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे ले सकते हो, बड़ी बात नहीं है, बट अभी लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी प्रॉपर डेफिनेशन की बात कीजिएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग इसको थोड़ा सुंदर सुगम बनाकर ऐसा लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट। अभी लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है शायद नहीं, चलो ये ज़्यादा अच्छी बात है कहना चाहता तो और डरावनी बात होती। ओके, क्या यहाँ तक ठीक है बच्चों? आवाज दीजिए। सर वॉइस नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रहा बस है। बस 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 बस, सिर्फ आवाज बोल दो, मैं समझ जाऊंगा, लाइन पूरा मत करना। यहाँ से ऑन है, और जरा देखते हैं इसके अंदर वो वाला भूत तो नहीं आया जो भूत आया करता है। कहाँ से जाना पड़ेगा? इस जगह नहीं, इस जगह, हाँ बिल्कुल सही। नो सर। ठीक 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 ठीक, अब आवाज आ रही है? यस सर। थैंक गॉड। यस सर। ओके ओके ओके, बस मुझे लगा सेजल कहीं फिर ना बोल दे। आओ सुनो इधर, देख रहे प्रियंका आप? चलो हाँ सुनो, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। अब जब पहली बार रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था इस चैप्टर में आते ही, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और यदि डिक्रीज और इंक्रीज बोलने से बचना चाहते थे तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम तुम क्या चाहते हैं ना कि ये जो आर है इसको उस डेफिनेशन की तरह लिखना चाहते हैं। हम लोग लिखना चाहते हैं आर के जगह माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस आर के जगह ए क्या है बेटा? ए क्या है? रिएक्टेंट है। वक्त के साथ साथ ए क्या करेगा? डिक्रीज। तो इसलिए लिखा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आर के जगह माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी लिख दिया, इक्वल्स टू के और एनीथिंग टू द पावर 0 1। देखो आई नो कल रात से बारिश हो रही है, आज दिन भर बारिश हुई, अभी भी बारिश हो रही है और हैवी रेन है, हैवी रेन है। इस पर गाना भी बन चुका है, हैवी रेन की मजे मजे गाना भी बना है। अच्छा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए और आगे से देखो अच्छे से, है ना। माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू 1। कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा, माइनस ऑफ डी ए इक्वल्स टू के टाइम्स डी टी, के टाइम्स डी टी। अब आपको क्लास 11 से ही याद है कि चाहे फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं हम लोग या केमिस्ट्री या मैथ्स, जब इस तरह की चीज़ें आती है डेरिवेटिव ऑफ ए, डेरिवेटिव ऑफ टी, तो वैसे केस में हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे भी इंटीग्रेट करना है। क्यों करना है? इसीलिए तो हेडिंग रोक के रखा है। चलते हैं, करते हैं बात इस बारे में, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेना शुरू करेंगे, तो आपको ये बात
पता चलने लगेगी कि आखिर क्या करने निकले। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कब से कब तक, छोड़ो कब से कब तक वो भी बता देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम्स डी टी। अब यहां पर आप देखिए दो दो कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट सिर्फ एक है के, वेरिएबल्स दो दो है। एक आपका हमारा टाइम जो रुकने से रहा, जब रिएक्शन शुरू किया था उस वक्त टाइम क्या ले लो आप 0 सेकेंड। और सपोज करो जब हम लोग इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब गौर से देख रहे हैं कि 2 मिनट तक ये रिएक्शन होता चला गया, 3 मिनट्स तक होता चला गया, 10 मिनट्स तक होता चला गया। सपोज करो हम लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन को 0 से शुरू करके कहाँ पे ला करके रखा है, t मिनट तक, t आवर तक, t सेकेंड्स तक। एक और खास बात, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जो dA है इसमें A हमारा कंसंट्रेशन ही है। इनिशियल कंसंट्रेशन आप ले लो A0 और सपोज करो t सेकेंड के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना रह गया A। अब मैं ऊपर ऊपर निकलूंगा नहीं, थोड़ा सा रफ करने वाला हूँ इस पर। और यही चीज़ आपको समझनी होगी, यदि लोअर लिमिट 0 to t की वजह से इधर लोअर लिमिट A0 और अपर लिमिट A क्यों हो गया वो नहीं समझ पाए, तो ये थ्योरी तो आपको रटा हुआ महसूस होगा ही, साथ ही साथ इस पर बेस्ड जो इजी न्यूमेरिकल्स होंगे। वीडियो ब्लर आ रहा है, ये मौसम का जादू। हाँ ये मौसम का जादू है मितवा। अब कहा था आपसे, पहले वाले बैच को बोला था तो कि आप ऑनलाइन मत रहना, आ जाना, लेकिन उन्होंने रिस्क लेना पसंद किया। उनको भी मुश्किल हुई थोड़ी सी, आपको नहीं बोल पाया। क्या बाकी बच्चों को क्लियर है वीडियो? यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए चलो ठीक है। मतलब यहां पे दो चीजें, जब आप इस प्रोसेस को शुरू होता हुआ देख रहे हो, इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 कॉमा हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ A है उसे A0 माना है। जब रिएक्शन को शुरू करवा रहे उस वक्त हम लोगों ने वो जो A लिया है, ढेर सारा जो रिएक्टेंट A लिया है उसको कैसे दिखाया है, A0 से। अब टिक 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 करके वक्त बीतना शुरू हुआ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम 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 करके कम होना शुरू हुआ। तो ऐसा माना कि वक्त हमारा t इक्वल टू 0 से चलते चलते 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड होते होते फाइनली जब t इक्वल्स टू t सेकेंड हो गया, t इक्वल टू 0 से शुरू किया ऑब्जर्वेशन और वक्त बीतते बीतते कितना हो गया, t इक्वल्स टू t सेकेंड। उस वक्त ये जो कंसंट्रेशन इतना सारा था ये बेचारा कम होते होते सिर्फ कितना रह गया, कैपिटल A। ठीक है, अच्छा, इसीलिए यहां K तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, टाइम का लोअर लिमिट क्या रखेंगे हम लोग 0 और अपर लिमिट क्या रखेंगे t, जब तक हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पे ये तो वेरिएबल है कंसंट्रेशन, जैसे जैसे वक्त बीतता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना तय है, तो इनिशियल जो भी कंसंट्रेशन था उसे A0 माना और यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन t सेकेंड के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना मान लिया A। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको, मुझे इस जगह ये A0 और ये A टू द पावर 0, कुछ लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन होता है,
इसको वो सेम समझ लेते हैं कि यही तो था, जबकि यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0, ये ए नॉट नहीं है बेटा, ये इशारा करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपने कितना ए लिया है, इतना लिया है कि इतना लिया है, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो दैट्स वाई इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था और टी सेकेंड के बाद इतना बचा हुआ है। ए नॉट में से बहुत सारा खत्म होता गया होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है वो ये। नहीं समझे? यदि ये 100 ग्राम था ए नॉट और 60 ग्राम रिएक्ट कर चुका है, तो जो बचा हुआ 40 ग्राम है ना, ये वो है। ये ध्यान रखना, द रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ठीक है यहां तक? Yes, sir. ओके ओके, क्या करो अब? यस सर। वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा? सिर्फ ए, लोअर लिमिट ए नॉट, अपर लिमिट ए, के कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना? टी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी। ए को हटाकर एक बार इसकी, अच्छा ये माइनस छूटा ना, चलो रख दिया, माइनस रहने दिया। ए को हटाकर एक बार इसकी जगह, ये वाला ए अपर लिमिट, माइनस ए को हटाकर अब की बार ए नॉट, के जैसे का तैसा, टी माइनस 0। इतना इंटीग्रेशन तो हमारा पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, क्लास 11 से देखते आ रहे हैं, और अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के तरफ ही तो चलना है मैथ्स में। ओके, इसकी वजह से साइन चेंज कर दूं, ए नॉट को पॉजिटिव बनाया, ए को निगेटिव, इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? के टी। ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी। क्या ये इस इंटीग्रेशन में हम में से किसी को कोई मुश्किल है बच्चों? नो सर। ठीक है, तो ये हाँ क्या? सर। सही जवाब, ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या पता करना चाहते हैं? हम लोग पता करना चाहते हैं कैपिटल ए का वैल्यू। ए नॉट तो पता था, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता है कि शुरू में रिएक्टेंट आपने कितने मोल पर लीटर लिया है ना, कितने ग्राम, कितने केजी रिएक्टेंट लिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो हमें मालूम है, तो ए नॉट क्यों निकालने जाएंगे हम लोग? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि टी सेकेंड के बाद अब कितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचा है, वो जानना चाहते हैं। इसका मतलब हम लोग ए कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो ए इक्वल्स टू, ए को वही रहने दो, के टी इस तरफ ले आओ, ए नॉट माइनस के टी। ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अब ये बताना होगा कि ए क्या था, ए नॉट क्या है, के कौन है और टी कौन है। हमें पता है, इन सब के बारे में हमें मालूम है। क्या कह सकते हैं? ए नॉट किसको कहा था हम लोगों ने? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों ने शुरू में लिया था वो है ए नॉट। अच्छा, सिर्फ ए कौन है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए कब? आफ्टर टी सेकेंड या आफ्टर टाइम टी। और के को हम सब जानते हैं कौन सा कांस्टेंट कहते हैं? रेट कांस्टेंट। बताओ कि सब कुछ यहाँ तक कैलकुलेशन देखा आपने? यस सर। बहुत अच्छा, यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। इस रिएक्शन का नाम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन
इस इक्वेशन का नाम। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए? फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो चीज है आखिर बता क्या रहा है? वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे डिक्रीज करेगा वो बता रहा है। वक्त बढ़ता चला जाएगा, Kt का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन में आप इसको घटाते चले जाओगे तो कितनी देर के बाद कितना कंसंट्रेशन ऑफ A बचेगा उसका फॉर्मूला है। 10 मिनट्स के बाद कितना कंसंट्रेशन ऑफ A बच चुका है हमारे कंटेनर में वो बताएगा। 20 मिनट्स के बाद कितना बचा हुआ है वो बताएगा। ऐसा तो इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। और चूंकि आपने अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर किया, एक और खास बात ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा जब रिएक्शन आपका इस चेहरे का हो। जब रिएक्शन इस चेहरे का तब अप्लाई होगा। यदि रिएक्शन का फॉर्म बदल गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये इक्वेशन वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। वो हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ देख पाएंगे। तो क्या यहाँ तक ठीक है? इसको नोट करना शुरू करें हम लोग? हाँ बच्चों, यस सर। प्लीज नोट कीजिए। चलिए अब इसका रखिएगा ध्यान। आने वाले वक्त में प्रोबेबली अगले क्लास में आप बहुत सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे मेरे साथ, जीरो ऑर्डर का भी और फर्स्ट ऑर्डर का भी। इनफैक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में भी एक ग्राफ दे दिया जाएगा इस चैप्टर से और कहा जाएगा कि पता करो ये ग्राफ किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे। या फिर क्वेश्चन कह देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे। और 4 ऑप्शंस होंगे, आपको चुनना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा करने जा रहे हैं कि यदि यही इक्वेशन आया है और यदि इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में रखना होगा और कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में। आखिर कौन से वेरिएबल है? एक वेरिएबल तो टाइम है, के तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और दूसरा वेरिएबल क्या है? कंसंट्रेशन। इनिशियली ए नॉट था और जैसे जैसे वक्त बीत रहा वैसे वैसे कंसंट्रेशन और कम और कम और कम होते होते फिलहाल ए पे आके रुका है। और वक्त दो, क्या पता आगे चलकर जीरो हो जाए, सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए तो आपको ये मिले ही ना। तो वो तो बाद की बात है, पहले उसके पहले हम लोग जो डिस्कस करें वो ध्यान दीजिएगा, सुनना। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर a zero order reaction. Concentration versus time graph for a zero order reaction. गैर जरूरी होता तो डिस्कस ही क्यों करते? गैर जरूरी होता तो आपके बुक में क्या करता ये ग्राफ, आपके सिलेबस में क्यों होता? जरूरी है तो जरा बात को समझो। आवाज दीजिए बच्चों। यस सर। Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you. For a zero order reaction, the integrated
रेट इक्वेशन इज, क्या मिला हमें, a इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, यही तो मिला था। मतलब k तो रेट कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू होगा इसका पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, टाइम के जगह आप 1 2 3 4 पुट करते जाओ, k से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। जितना बड़ा ये वैल्यू होता चला जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन से, उतना ही आपको डिक्रीज करते जाना होगा। ये भी कंसंट्रेशन है, आप मान पाएंगे ना। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए? मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही पढ़ा था ना तनु? सर। के का यूनिट होता है बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर के लिए। इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? टाइम से। टाइम क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड सेकेंड मिलके थर्ड, सिर्फ क्या बना? मोल पर लीटर। और ये किसका यूनिट होता है? कंसंट्रेशन का। मतलब ये कंसंट्रेशन में आप कंसंट्रेशन ही माइनस कर सक रहे हो। क्लास 11 याद करो ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। मास से मास सब्ट्रैक्ट होगा, टाइम से टाइम, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन। ये देखने में ना लगे लेकिन है तो कंसंट्रेशन। अच्छा, इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखो, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस ए नॉट। ऐसा जानबूझ के किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसका चेहरा आपको दिख पाए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के जैसा। क्लास 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद आ गया होगा, और यदि बायो स्टूडेंट है तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा कुछ होता है। अभी क्या है, ये जो k है यही हमारा स्लोप है। ये a नॉट क्या है? y इंटरसेप्ट। t है वेरिएबल, 1 सेकेंड 2 सेकेंड चेंज होता चला जा रहा। y भी हमारा वेरिएबल है a, जैसे जैसे वक्त बीत रहा वैसे वैसे रिमेनिंग अमाउंट भी तो चेंज होता जा रहा। तो आप देखिए इस केमिस्ट्री का इस मैथ्स के साथ कितना डीप रिलेशन आया। एक बार याद दिलवा देता हूँ पहले, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग मिलकर। जब हम लोग 11 क्लास में थे उस वक्त ऐसी बात आई थी कि ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, इसको एक्स वाई कहा, ये x डैश, ये y डैश, चलो वॉटेवर। और इस तरह से हम लोग लिया करते थे क्या? एक स्ट्रेट लाइन। x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लाइन का जो एंगल होता था उस एंगल को कहते थे हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यदि इस एंगल के साथ tan लगा दो तो ये होता था tan थीटा, रिप्रेजेंट करते थे m से, कहलाता था क्या? स्लोप ऑफ द लाइन। और है ना, ऐसा होता था। तो इसका इक्वेशन इस तरह से। अब बात आती है कि हम लोग अभी क्या अप्लाई करने जा रहे हैं। ये x x डैश्ड, ये y y डैश्ड। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का क्या मतलब है? कोई एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, चलो ऐसा मत लो, ऐसा ले लो, कोई एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में इस हाइट को, ओरिजिन से लेकर इस हाइट को हम लोग c कहा करते थे, कहलाता था ये y इंटरसेप्ट। m क्या होता था? स्लोप। यहाँ पे जो एंगल बना इसके साथ थीटा लगा दो तो इसका स्लोप क्या हो जाता था? m। और x y क्या होता था? इसी में कोई एक ऑर्बिट्ररी पॉइंट, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था। क्लास 11 की बात है, सदियों पुरानी बात है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी क्या बात होगी? यदि आप यहाँ पे आप ग्राफ ट्रेस करना चाहेंगे, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस,
ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। वाई एक्सिस पे आप दिखा दो कंसंट्रेशन को और एक्स एक्सिस पे किसको दिखा दो, टाइम को। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होगा। गौर से देखना, शुरू में कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा था। वाई एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन, जितना ऊंचा जाओ कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा। तो मान लो इसका कंसंट्रेशन पहले क्या था, ए नॉट। टाइम इस वक्त क्या है बच्चों, 0। तो ये देखो, जब टाइम 0 तो कंसंट्रेशन कितना, ए नॉट। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो रिएक्टेंट का पूरा कंटेनर भरा पड़ा है। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे वक्त बीतना शुरू करता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करना शुरू कर गया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। टाइम और बीता, कंसंट्रेशन और कम हुआ, टाइम और बीता, कंसंट्रेशन और कम हुआ। ऐसे करके यदि टाइम यहाँ तक चला आया तो हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन को फिलहाल 0 दिखा दे रहे। होगा क्या पॉसिबल, होगा क्या, -kT और +kT। स्लोप निगेटिव है, ये देखिए माइनस, इसलिए लाइन ऐसे जा रही है। जब क्लास 11 में हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स की, उस वक्त भी बात हो रही है कि यदि लाइन ऐसे जा रही है तो इसका स्लोप पॉजिटिव, और लाइन ऐसे आ रही है तो स्लोप इसका क्या, नेगेटिव। लेकिन उतने चीज़ों को कनेक्ट अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। ये ग्राफ होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। और स्लोप नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल कैसा है, 0 से 90 के बीच। यहाँ पर देखो एंगल कितना हो गया, काफ़ी ज़्यादा, क्या पता 135 हो जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव। तो थोड़ा मैथ्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो आप इसका ध्यान रखना। हम लोग इन बातों को हटा दो, ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ हुआ करेगा किसके किसके बीच, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। लेकिन रिएक्शन कैसा होना चाहिए, 0 ऑर्डर। ओके, इसको वहीं कहीं पे नोट कर लो। फिर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, उसका एक्सप्रेशन वगैरह वो सब कुछ। जल्दी से कीजिए नोट बच्चों, नोट हो गया सबका, Yes, sir. Yes, चलिए sir. बहुत Yes, अच्छा, sir. वेरी गुड, Yes. बहुत सुंदर। सुनो आगे। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन से जुड़ी हुई एक बात, टॉपिक कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। एज द नेम इंडिकेट्स, किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जितना वक्त लगता है हम लोग उसे कहते क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड। सबसे पहली बात, इसको कुछ यूं दिखाते हैं, टी हाफ। The half life period of a reaction is the time required for 50% completion of the reaction. The time taken by a reaction to complete itself 50% is called half life period of the reaction. आप जितनी बुक्स देखेंगे अलग अलग तरीके से लिखे रहेंगे, बात वही है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, the time taken by a reaction for 50% completion is called the half life period.
ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। ये कहानी। अच्छा, इसके बाद और क्या करेंगे, हमें टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो कुछ आप अभी ज़ीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हो और जैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल यही चीज़, और ऐसे ही आपको फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना होगा फर्स्ट लॉ के लिए। जैसे हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं वैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पढ़ना है। सेकंड थर्ड ऑर्डर के लिए ये आपके सिलेबस से बाहर है ना, इनका प्रूफ देखना है ना, उन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। हाँ, बेसिक फार्मूला यदि देख के रख लो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुनना, एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ, ओके, क्या लिख दिया, लेट अस कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द टाइप, कैसा, एक अकेला रिएक्टेंट है, ये खुद को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर इस केस में हमें क्या मिल पाएगा, A इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। इसके लिए यही तो पढ़ा था, यही तो कैलकुलेट किया था इक्वेशन अभी हम लोग, वो कौन सा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, जितना टाइम दिया है, ये जो टाइम ले रहे हैं, यदि आप टी हाफ इसके जगह रखो, मेरी बात क्या ध्यान से सुनना, इस टी का मतलब अभी ये नहीं है कि 100% कंप्लीट हुआ है, टी हाफ को दिखाते हैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए, इस सिंबल का यूज करते हैं। तो यदि हम लोग इस रिएक्शन को कितनी देर तक होने दे, हाफ लाइफ पीरियड तक, यदि 2 घंटे में रिएक्शन पूरा होने के चांसेस हैं तो 1 घंटे का वक्त दे दो, यदि 1 साल में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो आप आधे साल का वक्त दे दो, यदि 10 मिनट में कोई रिएक्शन पूरा होना है तो आप उसको 5 मिनट का टाइम दे दो, ये टी हाफ की बात करवाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखें, इफ टी इक्वल्स टू टी हाफ, देन ये जो ए होगा हमारा वो ए नॉट बाई 2 लेंगे बच्चों। ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू में जितना अमाउंट आप रिएक्टेंट का ले रहे थे वो था ए नॉट, तो आपने इसको टाइम कितना दिया, हाफ लाइफ पीरियड के इक्वल। हाफ लाइफ पीरियड यदि उतना टाइम दे दो तो जितना रिएक्टेंट इनिशियली था उसका 50% बचेगा, आधा खत्म और आधा बचेगा। क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक, therefore from equation 1 इस a के जगह क्या रख सकते हैं, ए नॉट बाई 2 माइनस नहीं इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा ए नॉट माइनस के, और टी के जगह क्या रखना पड़ेगा, टी हाफ। दो ही तो चेंज करना पड़ेगा प्रियंका, दो ही तो चेंज करना होगा। यदि टी के जगह टी हाफ दिया तो उतनी देर में ये जो बचा हुआ रिएक्टेंट है वो ए के जगह आधा बचेगा, आधा खत्म और आधा बचेगा। बोलो सोना, ठीक है। माइनस के इंटू टी हाफ इधर ले आओ, के इंटू टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट के तरफ ए नॉट बाई 2 ले चलो, के टाइम्स टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, क्या बचेगा, ए नॉट बाई 2 ही तो बचेगा। देयरफॉर
टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k। हाफ लाइफ पीरियड किसी भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यदि हमें कैलकुलेट करना है तो ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कहानी। तो ज़रा आप इसको नोट कर ले। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कर लीजिए पीयूष नोट। ठीक है, चलो सबका नोट हो गया क्या? यस सर। चलो यस सर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग आज की क्लास में। एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन बनाओ। कि क्वेश्चन आपसे कहता है कि फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि कैसा दिख रहा है? ए एरोमार्क प्रोडक्ट, द टाइम टेकन फॉर इट्स, कितना ले लो, 40% completion is 5 minutes. Find the time taken by the reaction for its, चलो 90% completion। कोई एक रिएक्शन है जिसको 40% कंप्लीट होने में 5 मिनट्स का वक्त लग रहा है, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि यदि वो 90% कंप्लीट होना है उसको तो कितना वक्त चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, चलो देख लिया एटलीस्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन देखना। गौर कीजिएगा बच्चों, इधर बात करते हैं फॉर 40% कंप्लीशन और यहां बात करते हैं हम लोग फॉर 90% कंप्लीशन। दो इक्वेशंस बनाओ, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आपके पास। दो इक्वेशंस बनाओ, दोनों को सॉल्व करो, आंसर आपके पास। दोनों इक्वेशंस को जितना इजीली सॉल्व करो आंसर उतना इजीली आपके पास, और जितना आप उसको उलझाएंगे सॉल्व करते वक्त उतनी देर से आंसर आएगा। आंसर तो आएगा ही, पर इनका ध्यान दो। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करें। यस सर। चलो, क्या हमें ये पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो कि दिखने में ऐसा है, उसके लिए रिमेनिंग कंसंट्रेशन इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस के टाइम्स द टाइम। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ऐसा करो, ये जो मैं कर रहा हूँ वो बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहा हूँ। माइनस के टी इस तरफ ले आओ, उस तरफ ए नॉट माइनस ए, दिस implies that t equals to a naught minus a divided by k। यही चीज़ इधर भी दोनों साइड अप्लाई होगा। अब बताओ कि यदि हम लोग क्वेश्चन देखें तो केस 1 क्या है हमारा, 40% कंप्लीट करना है। तो 40% 9, 10th या 6, 7 में भी कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस होते थे यूनिटरी मेथड या फिर बेसिक लेवल के,
जिसमें परसेंटेज की बात होती थी, टोटल को 100 लेते थे और जितना परसेंट है वो आसानी से हम लोग वो वैल्यू रख देते थे। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि इनिशियल कंसंट्रेशन A0 वो 100 था, ऐसे तो आप x मान के भी बना सकते हो, फालतू में आ बैल मुझे मार वाली बात होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 को कोई कॉल कर रहा है, हाँ, A0 को आप मान लो कितना 100, तो कोई बताएगा कि A के जगह कितना रखेंगे बच्चों हम लोग? 40 मत रखना, 60, क्योंकि A क्या था? रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जितना रिएक्ट कर चुका है, जितना प्रोडक्ट में बदल चुका है वो नहीं, जितना अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या रखना होगा? 60। और इस केस में टाइम कितना लगा है? 5 मिनट्स। चलो, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल्स टू, t के जगह क्या रख देंगे हम लोग यहाँ पे? 5 इक्वल्स टू 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई k नहीं पता हमें, या फिर आप लिख सकते हैं कि 5 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई k। सेट इक्वेशन नंबर 1। मैं ये भी बोल सकता था कि यहाँ से k निकाल लो, यहाँ पे पुट कर देना, ऐसे करो। अगेन यहाँ पे A0 फिर से कितना है? 100। A कितना रखेंगे बच्चों? 10। 90% कंप्लीट करवाना है, तो यदि आपने 100 यूनिट लिया है, 90% कंप्लीट मतलब रिएक्टेंट का 90 जो हिस्सा है वो प्रोडक्ट बन चुका है, रिमेनिंग कितना? 10 है, तो वो 10 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे हमें t चाहिए, तो इसी फॉर्मूले में सारे वैल्यूज रखो कि t इक्वल्स टू 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या? k। t इक्वल्स टू 90 बाई k। इक्वेशन कौन सा सुझाता? 2। अब आप इनको सॉल्व करो, ये बोल दो कि इक्वेशन 1/2 कर देते, k कैंसिल होना चाहिए, t निकल आएगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, या आप कर सकते थे 2/1। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 का LHS क्या है बच्चों? 5। इक्वेशन 2 का LHS कौन है? t। इक्वेशन 1 का RHS कौन है? 40 बाई k। इक्वेशन 2 का RHS कौन है? 90 बाई k। k से k कैंसिल्ड, 0 0 कैंसिल्ड, तो 5/t इक्वल्स टू 4/9। मेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4t इक्वल्स टू 45, therefore t इक्वल्स टू 45/4। तो यदि हाफ करते तो 22.5 होता, 11.25 सेकेंड्स, मिनट में है ना, ऐसा बिल्कुल सिंपल, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसमें ज़्यादा ट्विस्ट की पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है। तो क्या हम सब समझ पाए बच्चों? आवाज दीजिए, आवाज। Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो। इस तरह के और क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, करेंगे, बट अभी हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसको आप नोट करो, आप नोट करो। उसके पहले आज की क्लास को रोक लेते हैं।